नमस्कार। पिछली चर्चा में उत्तर प्रभाववादी चित्रकार विंसेंट वान गोग के बारे में बात की। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में तीसरे महत्वपूर्ण चित्रकार हैं पाल गोगी। जिस प्रकार पाल सेजा ने, विंसेंट वान गोग ने अपनी एक स्वतंत्र शैली से कला सृजन को आगे बढ़ाया, ठीक उसी प्रकार पाल गोगी ने भी अपनी एक स्वतंत्र शैली ईजाद की और उसके आधार पर अपनी सृजन यात्रा को आगे बढ़ाया। वे प्रभाववादियों से थोड़ा भिन्न थे, क्योंकि उससे पूर्व प्रभाववाद के चित्रकार ही ज़्यादा कार्य कर रहे थे और लोगों में उनकी लोकप्रियता भी थी। तो उस स्थिति में अपने आप को एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में स्थापित करना बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस प्रकार पाल सेजा ने अपनी भावात्मक शैली को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार पाल सेजा ने भी अपने ढंग से चित्रकला का या कला का सृजन किया। उनका मानना था कि यदि रेखाओं और रंगों के सहज गुणों का विचार करके उसके विशुद्ध रूप में व कल्पनापूर्ण योजना के साथ आगे बढ़ाया जाए तो सकारात्मक परिणाम निकल कर आते हैं, और उन्होंने वही किया। उन्होंने रेखाओं के महत्व को भी बहुत बारीकी से समझा। रेखा की जो संकेतात्मक, जो रेखा की भावात्मक जो गुणवत्ता थी, उसको उन्होंने बखूबी उसका अध्ययन किया और उसकी अपनी कला में प्रयोग भी किया। और रंगों का प्रयोग, जैसे वान गोग ने भावात्मक शैली में लंबे और पतले ब्रश स्ट्रोक्स के द्वारा रंगों का प्रयोग किया, पाल सेजा ने उससे थोड़ा भिन्न किया। वे विस्तृत और सपाट रंगों का प्रयोग करते थे और चमकीले और तेज रंगों का प्रयोग अधिक किया करते थे। उनका मानना था कि रंगों का जो प्रयोग है वो छाया प्रकाश दिखाने का, आभास दिखाने या किसी वस्तु की हूबहू नकल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? रंगों का एक अपना महत्व है, उस महत्व के साथ में रंगों का उपयोग होना चाहिए। वे रंगों के प्रतीकात्मक उपयोग के भी पक्षधर थे। जिस प्रकार वान गोग विषय के अनुसार रंगों का चयन कर लिया करते थे, उसी प्रकार पाल सेजा भी रंगों के प्रतीकात्मक भावात्मक पक्ष को ध्यान में रखकर उसका प्रयोग किया करते थे। प्रभाववाद की जो शैली थी वो उसके ठीक उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे पाल गोगी, और उनका मानना था कि प्रभाववाद जो है वो आकार की स्पष्टता को और वस्तु के आंतरिक सौंदर्य को समाप्त कर देता है। वह मात्र एक प्रकाशीय वातावरण को रंगों के द्वारा, विशुद्ध रंगों के द्वारा और तेज प्रकाश की उपस्थिति को दिखाकर वे वस्तु के जो मूलभूत सौंदर्य, मूलभूत उसका संरचनात्मक आकार है, उसको वो उसके साथ वो न्याय नहीं कर पाते। और उन्होंने कहा भी, पाल गोगी ने प्रभाववादियों के बारे में कहा कि कोई भी निश्चय के साथ में यह नहीं कह सकता कि प्रभाववादियों के रंग दृश्य के उस समय के सही रंग थे। ये सभी रंग झूठ और निर्जीव है। इसका तात्पर्य ये था कि जो वस्तु का, जो पात्र का जो वास्तविक रंग था, उस रंग की जो विविधता थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। आकार की जो स्पष्टता थी उसको उन्होंने तो खत्म किया ही, रंगों की भी जो उसका जो नैसर्गिक जो रंग था उस रंग को उन्होंने दबाकर उस रंग के साथ न्याय नहीं किया, अभी तो प्रकाश के द्वारा उसमें जो चटकपन और चमकीलापन उत्पन्न हुआ उसको ही उन्होंने अधिक महत्व देकर चित्रित किया। जैसा पहले ही मैंने कहा कि उत्तर प्रभाववाद कोई स्पष्ट और निर्धारित कोई शैली नहीं थी जिसके अनुसार चित्रकारों ने काम किया हो। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार पाल सेजा, विंसेंट वान गोग और पाल गोगी, इन तीनों की जो कला तकनीक थी वो भिन्न भिन्न थी और तीनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे।
पाल सेजा जहाँ बहुत ही मैथमेटिक्स और घनत्ववादी दृष्टिकोण को लेकर चलते थे और आकारों की सुगठनशीलता और उसके 3 डायमेंशनल जो पक्ष था, उसका त्रिआयामी जो गुण था, घनत्व था वस्तु का, उसको वो चित्रित किया करते थे। बीच में ज्यामितीय आकारों का भी हुआ, जब पाल सेजा आपने पढ़ा उसमें आपने देखा। और विंसेंट वैन गोग जो थे वो वस्तु के साथ में भावात्मक तादात्म्य स्थापित करके और उसका एक भावपूर्ण चित्रण बनाया करते थे। तो पाल गोगी जो था उन्होंने रेखाओं का तो प्रयोग किया, रेखाओं का बड़ा भावात्मक प्रयोग किया उन्होंने। ऐंठनदार रेखाओं के द्वारा में स्पष्ट रेखांकन भी किया और चित्रों के पटल पर, चित्रों को जो कैनवास पर या किसी पटल पर उन्होंने बनाया तो उन्होंने बड़े आकार को और विस्तृत रंगांकन यानी सपाट रंग, विस्तृत क्षेत्र में सपाट रंगों का उन्होंने प्रयोग करके उस चित्र को बनाया और रेखाओं को सुस्पष्ट रेखाएं बनी और आकारों को बड़ी स्पष्टता के साथ उसका संश्लेषणात्मक स्वरूप उन्होंने उपस्थित किया। पाल सेजा पर अगर सामान्य जानकारी आपको दें और बात करें तो पाल सेजा पर 2 चीज़ों का बड़ा प्रभाव था। एक तो था जो मध्यकालीन जो ग्लास विंडो थी, ग्लास पेंटिंग थी मध्यकाल के अंदर, बाइजेंटाइन काल के समय में जो गिरजाघरों में और कांच पर चित्रण शुरू हुआ था, रंगांकन शुरू हुआ था, उसमें तेज चटकीले रंगों का प्रयोग होता था और उसमें से जब प्रकाश निकलता था तो उसकी चमक और रंगों का जो एक रहस्य में एक उपस्थिति पूरे चर्च में बन जाया करती थी, बड़ा सुंदर। तो उससे वो बहुत प्रभावित थे, यानी जो ग्लास पेंटिंग्स थी जो मध्यकाल के अंदर जो बनाई गई थी उससे प्रभावित थे। और दूसरा जो जापानी चित्रकला थी, जापानी जो चित्रण था उससे भी बहुत प्रभावित थे। तो जापान की जो उन्होंने रेखाओं का जो प्रयोग देखा और रेखाओं के द्वारा आकृतियों को स्पष्टता दिए जाने की जो एक परंपरा थी जापानी चित्रों में, उससे भी बहुत प्रभावित हुए। तो एक तो ग्लास पेंटिंग्स और जापानी दोनों का जो प्रभाव उन पे एक साथ जो उन पे प्रभाव पड़ा, उसने उनकी जो खुद की जो शैली थी उसमें उन्होंने बहुत सहयोग किया। और पाल गोगी का जो पेंटिंग्स है वो तेज चटकीले रंगों के द्वारा जानी जाती है, स्पष्ट रेखाओं के द्वारा जानी जाती है और सपाट रंगों का भरा जाना और बड़े बड़े रंगखंड यानी कि जो क्षेत्र जो होता था उसको सपाट और बड़े भाग पर रंगों का एक जैसा लगाना, ये उसकी पाल गोगी की एक कला तकनीक थी। सामान्य तौर पर पाल गोगी की पेंटिंग को अगर देखा जाए तो ये प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये एक सामान्य जानकारी मैंने पाल गोगी के बारे में दी। पाल गोगी की अगर बात करें तो पाल गोगी अन्य चित्रकारों की तरह बचपन में चित्रकला के प्रति उनका कोई रुझान था नहीं। बाद में उनमें कला के प्रति संवेदना उत्पन्न हुई, कला के प्रति आकर्षण पैदा हुआ और उन्होंने कला को अपनाया। पाल गोगी का जन्म 1848 में हुआ और इनके पिता जो थे वो एक पत्रकार थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पाल गोगी का जो परिवार था एक अच्छा प्रतिष्ठित और परिवार था और आर्थिक रूप से सुदृढ़ था और उस हिसाब से पाल गोगी भी अपने, चूँकि उनका बचपन में चित्रकला के प्रति कोई रुझान था नहीं, तो उन्होंने भी एक आगे फ्रेंच व्यापारी के यहाँ नाविक की नौकरी करने चले गए थे और 6, 7, 8 वर्ष तक उन्होंने वहाँ 7 साल तक शायद वहाँ उन्होंने काम किया। और उसके बाद में वो स्टॉक ब्रोकर, जो शेयर मार्केट्स के होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनके यहाँ उन्होंने उनके ऑफिस में एक सर्विस की। तो लगभग 24-25 साल का जो युवा था तब तक उन्होंने कोई पेंटिंग्स के बारे में उनका कोई विशेष रुझान था नहीं। 26 साल में उनकी विवाह भी हो गया डेनमार्क में। और जहाँ वो रहते थे
उसका जो मकान मालिक था वो मूर्तिकार था। मकान मालिक मूर्तिकार होने से उनको थोड़ी सी रुचि कला के प्रति जागृत हुई और वो छोटा मोटा उनके पास बैठते और उनके स्टूडियो में छोटा मोटा काम भी शौकिया किया करते थे। उनके एक मित्र थे जो ब्रोकर, जहाँ वो काम करते थे स्टॉक ब्रोकर ऑफिस के अंदर, वहाँ उनका एक मित्र था सुफानेक, वो शौकिया चित्रकार था और बाद में उसने नौकरी छोड़कर प्रभाववादी चित्रकारों के साथ मिलकर स्वतंत्र चित्रकार के रूप में उसने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था। तो उस सुफानेक के संपर्क में होने से, मित्र होने की वजह से वे भी प्रभाववादियों के संपर्क में आ गए। प्रभाववाद, सुफानेक ने उनका प्रभाववादियों से परिचय कराया और पिसारो से वो बहुत प्रभावित हुए और पिसारो से काफ़ी समय तक संपर्क में रहे, उनके साथ रहते, उनके साथ लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाने भी वो जाया करते थे और उस वक्त उनको प्रभाववादी चित्र बहुत अच्छे पसंद आते थे। धीरे धीरे उन्होंने भी जब देखा चित्रकला के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा तो वो काफ़ी अपना समय चित्रकला को देने लगे। 1876 में उनकी एक पेंटिंग का राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हो गई थी और उससे वे बहुत उत्साही हुए। अब वो अपनी नौकरी छोड़कर पूर्णतया पूर्णकालिक चित्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करने लगे और लगातार प्रभाववादियों के संपर्क में रहे। प्रभाववाद के साथ, चित्रकारों के साथ चर्चा करते, पिसारो के साथ बैठ के पेंटिंग्स बनाया करते और धीरे धीरे पेंटिंग के अंदर वो काफ़ी उनका रुझान बढ़ गया और वो पेंटिंग में रत रहने लगे। 1880, 81, 82 जो प्रभाववादी चित्रकार अपनी सालाना प्रदर्शनी लगाते थे उनमें उनके चित्र बराबर प्रदर्शित किए जाते रहे। उस वक्त उन्होंने एक चित्र बनाया, विवस्त्र स्त्री, यानी उस चित्र की काफ़ी चर्चा हुई और वहाँ का जो कला समीक्षक था युमा, उन्होंने उसकी बहुत चर्चा भी की और उस पर काफ़ी आकर्षण भी लोगों का रहा। उस पेंटिंग बनने से उनको काफ़ी उत्साह मिल गया और उनके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ ही दी थी, छोड़कर अपने पूर्णकालिक चित्रकार बन गए थे। कला के प्रति जो उनका रुझान था अब वो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। पहले उनका अच्छा खासा परिवार, प्रतिष्ठित परिवार था, शादीशुदा थे और आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ थे, अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन कला के प्रति जो उनका आग्रह था, आकर्षण था, उन्होंने वो सब त्याग कर एक संघर्षमय जीवन को चुना। साहसपूर्ण, रोमांचकारी और संघर्षमय कला जीवन को उन्होंने चुना और अब वो स्वच्छंद जीवन यापन करने लगे। जब चूँकि कला के क्षेत्र में वो काम कर ही रहे थे, प्रभाववादियों की पेंटिंग प्रदर्शनी में उनके चित्र स्वीकार भी होने लग गए थे और कला समीक्षक उनके चित्रों का बखान भी करने लग गए थे, उन पर लिखा भी जाने लगा था, तो साहित्यकारों में भी उन पर काफ़ी ध्यान दिया और उनकी जीवनी पर साहित्यकारों ने भी कई कहानियाँ और लेख लिख डाले। तो अब पाल गोगी एक प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में अपने आप को पाया और वो और तल्लीनता से अपने काम को आगे, चित्रकला के काम को आगे बढ़ाने लगे। कुछ समय पश्चात 1885 में वो अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ आ गए थे और वहाँ रहकर वो चित्रकला का कार्य करने लगे। लेकिन थोड़े समय बाद ही उनके पारिवारिक, चूँकि पत्नी काफ़ी चिंतित थी, उन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये जो चित्रकला का रास्ता अपनाया, कला का रास्ता अपनाया, उससे वो खुश नहीं थी और वो इसका सारा दोष पिसारो को देती थी। तो ये जो असंतुष्टि थी वो उन दिनों ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपने परिवार को वापस लेकर पेरिस आ गए थे और पेरिस में रहकर वो अपना काम करने लगे। और अब चूँकि उनके पास में नौकरी नहीं थी तो आर्थिक समस्या भी काफ़ी थी और धीरे धीरे उनका पारिवारिक मन मुटाव बढ़ता गया और उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर
उनसे अलग रहने चली गई। और उसके बाद में जब पत्नी और बच्चों से वो अलग हो गए तो फिर वो अपने एकदम स्वच्छंद जीवन जीने वाले पूर्ण रूप से चित्रकारी की ओर उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। 1886 की जो प्रभाववादियों की वार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी थी उसमें इनके 19 चित्र प्रदर्शित किए गए। 19 चित्रों का प्रदर्शन होना मतलब समाज के अंदर और कला क्षेत्र के अंदर अब एक प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में उनकी अब ख्याति बढ़ने लग गई थी। क्योंकि पेरिस का रहन सहन काफ़ी खर्चीला था और वो अब अकेले भी थे और उनके पास आय का कोई विशेष साधन था नहीं, तो वो ब्रितनी आ गए। ब्रितनी में पो आवा रहने आ गए और वहाँ चूँकि पेरिस के मुकाबले वहाँ का रहन सहन इतना खर्चीला नहीं था तो वहाँ रहकर वो अपनी चित्रकला को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट थे, स्थानीय चित्रकार थे, उनके साथ में उनका विचार विमर्श भी होता और चर्चाएं भी होती और धीरे धीरे वो अपना चित्रण करने लगे। अब वो उनका आकार, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अब वो प्रभाववादियों की तरह, प्रभाववादियों का तो क्या था कि वस्तु के ऊपर जो प्रकाशीय वातावरण गिरता था, पड़ता था, उसको वो ज़्यादा साइंटिफिक बस ब्रश स्ट्रोक्स के द्वारा, प्योर कलर के द्वारा उसमें सौंदर्य पैदा करते थे। लेकिन इन्होंने आकारों की स्पष्टता को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और रंगों का भी जो थे वो फास्ट कलर यानी कि तेज़ रंगों को, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, जो प्राथमिक और द्वितीय रंग थे उनको लेकर वो ज़्यादा काम करने थे। और उनकी जो आउटलाइन होती थी, आकारों की जो लाइन होती थी, जैसे उनको वो सुस्पष्ट और मोटी लाइनिंग के द्वारा उसको बाह्य रेखा को बनाते थे और चमकीले रंगों का प्रयोग करते थे, जैसे चटक रंग मैंने पहले जिक्र किया। इनकी ये जो शैली थी ये संश्लेषणवादी शैली के रूप में कई कला समीक्षकों ने इसको संश्लेषणवादी शैली का नाम भी दिया। क्योंकि इसमें जो वस्तु का जो वास्तविक यथार्थ जो आकार था, नैसर्गिक आकार था, उसमें वो थोड़ा परिवर्तन कर देते थे। उसमें थोड़ी सिंप्लिसिटी और साधारणता, सरलीकृत कर देते और लाइनिंग को घुमावदार और ऐंठनदार बना के उसमें थोड़ा सा उसका आकार को और भी हल्का सा परिवर्तन कर दिया करते थे। और जो रंगों का जो प्रयोग था, मूल रूप से जो रंगों का प्रयोग था, वो रंगों का प्रयोग उन्होंने वस्तु के या पात्र के नैसर्गिक रंगों का प्रयोग उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। अब वे प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग करने लगे, यानी सिंबॉलिक कलर वो यूज करने लग गए थे। वहाँ